इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं एटम के बारे में। हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, एटम कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एटम के बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो है एटम के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है और एटम जो है कैसे मिलके बना हुआ है। तो देखो एटम जो है इस तरह का एटम होता है। एटम जो है इस तरह से आपको एटम हम बना दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले समझ रहे हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको जो है हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। यानी कि फंडामेंटल जो डिफिनीशन है एटम का यही है। लेकिन ये जो एटम है ऐसा कोई बात नहीं है कि एटम को जो है हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटम क्या होता है। तो आपको एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, डिफिनीशन पहले समझते हैं। यानी कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is not further divided। ठीक है, यानी कि एटम क्या होता है? एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है which is not further divided। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये दिया गया था। ये डिफिनीशन है कि एटम जो है आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है which is not further divided। फिर इसमें आता है कि एटम जो होता है, एटम का जो पार्ट होता है, कोई भी एटम है उसका एटम का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट होता है। ठीक है, एटम का कितना पार्ट होता है? एटम का जो पार्ट होता है वो दो पार्ट होता है। पहले समझते हैं। देखो, एक पार्ट होता है कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो चारों तरफ हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो है बच्चों, इस पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट बोल रहे हैं। ए इसी एक्स्ट्रा पार्ट में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ जो है घूमते रहता है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में जो है आपको जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग देख लिए एटम के बारे में। देखो क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि एटम के बारे में एक और डिफिनीशन है कि ए जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, लेकिन ए जो है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आ जाता है कि एटम क्या है? एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in chemical reaction but does not exist in फ्री स्टेट। यानी कि एटम के बारे में बताया गया है कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये जानते हैं, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन आपको फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहेगा कि एटम का डिफिनीशन बताओ। तो डिफिनीशन ये है। अब देखो एटम जो होता है ना, एटम को हम लोग जो है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कोई भी एटम जो है तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यानी कोई भी अगर मटेरियल है ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है।
तो एटम भी जो है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो एटम है वो एटॉमिक थ्योरी जो है कौन दिया था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एटॉमिक थ्योरी जो है कौन दिया था। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आपको जो है एटॉमिक थ्योरी जो दिया था वो जॉन डाल्टन दिया था। कौन दिया था? जॉन डाल्टन। तो यहां समझ रहे हैं, यानी कि एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है जॉन डाल्टन जो है एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको बताया था। अब यहां पे देखो, ये जो एटम है वो एटम कैसे बना हुआ है, एटम जो है कैसे बना हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। वो एटम कैसे बना हुआ है? तो एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल से एटम जो है बना हुआ है। तो उसके बारे में, यानी कि एटम इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम कैसे बना हुआ है? वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। वो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है? तो देखो, आपको जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है वो होता है, आपको पहला होता है प्रोटॉन, और दूसरा हम लिख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन, और तीसरा हो गया आपको इलेक्ट्रॉन। देखो, इससे भी छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। यानी कि ये जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इससे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स जो होता है सबसे छोटा होता है, और क्वार्क से ही आपको क्या बना हुआ रहता है? आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप लोग को क्वार्क जो है सब्जेक्ट में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे केवल देखते हैं कि एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? तो आपको प्रोटॉन है, आपको न्यूट्रॉन है, और आपको इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, और आपको न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले जो है हम लोग यहाँ पे देखें कि जो एटम होता है, उस एटम में जो होता है 2 पार्ट होता है। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये सेंट्रल पार्ट जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये बाहर वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़कर जो पार्ट हो गया उसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये जो आपका सेंट्रल वाला पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट में क्या रहता है? तो ये सेंट्रल पार्ट में जो है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है? चारों तरफ से ऐसे घूम रहा है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे जो है, देखो अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटॉन से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है उसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहां पे देखो, प्रोटॉन के बारे में समझते हैं। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे जो होता है आपको पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? आपको प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव जो चार्ज होता है, वो चार्ज जो पॉजिटिव होता है
वो आपको कितना होता है, तो आप ऐसे लिखते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, यानी कि यहां पे प्लस रहेगा। आपको प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और आपका जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन को जो है कौन खोज किया था, इसको जो है कौन खोजा था। तो हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानते हैं कि प्रोटॉन को जो खोजा था, डिस्कवर कौन किया था, तो इसको किया था आपको गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, यानी कि डिस्कवर बाय गोल्डस्टीन। इस पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 आपको कूलम। और ये जो प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया गया था वो गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और एक चीज और समझना है कि ये जो प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, और क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका जो प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो इसका जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, वो मास याद करना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके बाद ये जो हो गया आपको प्रोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन होता है, अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आपको निगेटिव चार्ज होता है, और ये जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। यहां पे माइनस हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपका प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन में आएगा कि प्रोटॉन पे जो होता है कौन सा चार्ज होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो आपको कैसा होता है, आपको पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, आपको पॉजिटिव होता है। और प्रोटॉन का जो खोज किया था, ये डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन, या कई कई बुक में जो है रदरफोर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, आपको मास जो है, मास जो होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये हम लोग देखें कि आपको प्रोटॉन के बारे में पता है कि हम लोग देख लिए कि जो फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, वो प्रोटॉन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के मास क्या होता है। ये आपको क्वेश्चन में आता है कि प्रोटॉन को कौन डिस्कवर किया है। तो कई बुक में जो रदरफोर्ड है, आपको यहाँ पे गोल्डस्टीन भी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों मिलके ही किया था। तो आपको जो है ये चीज याद रखना है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको कैसा चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। लेकिन कितना चार्ज होता है, तो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये कूलम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पे जो है मास कितना होता है। तो मास याद रख लेना है कि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो याद कर लो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये भी आप लोग को एग्जाम में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन का आपको मास कितना होता है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये हम लोग की इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को कौन खोज किया था, ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन को जो है कौन डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहां पे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन को जो डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर किया था जे थॉमसन।
ठीक है, जे थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, तो हम बोलेंगे जे थॉमसन, जे थॉमसन। अब एक और जो पार्टिकल जो बच गया, वो पार्टिकल कौन है, तो वो पार्टिकल आपका बच गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये जो न्यूट्रॉन होता है, ये जो न्यूट्रॉन है आपको, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, पता ही चल रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन पे जो होता है कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रख लो कि ये जो होता है चार्जलेस होता है, यानी कि इस पे चार्ज नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और दूसरी बात कि इसको डिस्कवर कौन किया था, वो याद कर लेना है। तो इसका जो था आपको चैडविक, कौन था, चैडविक। तो ये याद करना है। यानी कि यहां से ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है कि ये जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। और इसका जो डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, वो कौन किया था, चैडविक, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि आपका जो न्यूट्रॉन के बारे में देख लिए। अब एक चीज और समझो, यहां जो हम लोग ऐसे क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो कि आपको न्यूक्लियस के बारे में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में यहां समझो, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बारे में समझो। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ये क्या होता है आपको याद कर लो कि सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बात समझना, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा कि आप ये बताओ कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो आप बोलोगे कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेंट्रल पार्ट जो होता है एटम को, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है, इसके बारे में पूछेगा कि ये जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस का कौन खोज किया था। तो यहां पे याद कर लेंगे, ये जो है रदरफोर्ड के द्वारा जो है खोज किया गया था। न्यूक्लियस किसके द्वारा खोज किया गया था, यानी कि आपको डिस्कवर किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। ये रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस को खोज किया गया था। एक एक्सपेरिमेंट था बाय अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। तो आप जैसे मान लो कि कोई भी एटम है, एटम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो +1 या +2 के फिजिक्स में पढ़ना है कि मॉडल पढ़ना है, ठीक है। एटम मॉडल, तो थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया। तो उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो हम लोग समझ रहे हैं केवल एटम जो होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेंट्रल पार्ट जो होता है वो कौन खोज किया था, वो रदरफोर्ड किया था। यानी कि रदरफोर्ड जो है एक्सपेरिमेंट किया था और वही बताया था कि जो एटम होता है, वो एटम के सेंट्रल पार्ट जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस कैसा होता है। तो न्यूक्लियस क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जैसे मान लो कि आपको आ गया कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में आपको क्या है, तो आप बोलो कि प्रोटॉन भी है और आपको न्यूट्रॉन भी है। तो ये जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो आएगा कि न्यूक्लियस कैसा होता है, तो यहाँ करेंगे न्यूक्लियस जो होता है, पहला पॉइंट याद करना है कि ये पॉजिटिव होता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या है, इन न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है, तो आपको लिखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पॉइंट वाइज बनेगा
कि आपको न्यूक्लियस का कौन खोज किया था, तो आप बोलोगे रदरफोर्ड। आपको किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था, तो आप बोलेंगे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप बोलो, आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, कैसा वहां पे कैसा न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। अब एक चीज और है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या बंधा हुआ है, वो किस फोर्स के द्वारा बना हुआ है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि ये जो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज बॉन्डेड, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर फोर्स। यहां पे जो है एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे से क्या है, आपको जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कैसे जुड़ा हुआ है, किस फोर्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उसके द्वारा जुड़ा हुआ है। और न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो नेचर का सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, यानी कि स्ट्रांग फोर्स इन नेचर, तो आप क्या बोलिएगा, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी क्वेश्चन पॉइंट करने लायक है कि आपको जो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर, तो आप क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो नेचर का जो होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो नेचर में वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन बाबू यहां से ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किस तरह से आपको जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। ठीक है। जिसके कारण जो है ये दूसरे को क्या किया हुआ है, कंबाइन करके रखा हुआ है। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है आपको कैसा होता है, तो वहां पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस होता है, ये भी बता दी कि न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है। अब देखो, अब जो ये जो बाहर वाला जो बच गया, ये जो देख रहे हैं, ये जो ऑर्बिट है बाहर वाला जो देख रहे हैं, बाहर वाला जो रास्ता है, यानी कि न्यूक्लियस के छोड़ के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये आपको मूव कर रहा है। ये जो आपको मूव कर रहा है, ये जो जिस रास्ता पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, उस पाथ को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, यानी कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस पाथ को ही हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्बिट। यानी कि जिस तरह से एक नॉर्मल जो है वो नाम दे दिया, ऑर्बिट नाम दे दिया। ठीक है। तो हम लोग आ जाएगा क्वेश्चन में, वो तो आता नहीं है लेकिन हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि पहले देख लो ऑर्बिट। ठीक है। जैसे मान ली कि ये हम एटम बोल रहे थे, ये एटम हो गया ना। अब यहां देखो, ये आपको जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, के एल एम इस तरह से नाम दे दिया है। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है मान लो कि यहां पे इस रास्ता पे घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे के। अब इस रास्ता पे घूम रहा है तो इसको एल और इसको एम, इसी तरह से नेमिंग कर दिया गया है। यानी इलेक्ट्रॉन मूव, यानी कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब देखो, ये जो पाथ है, ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, ये आपको क्या है बाबू, ऑर्बिट। के ऑर्बिट हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इसी तरह से है नाम दे दिया। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो आएगा वो समझने वाली बात है कि मैक्सिमम नंबर, देखो क्वेश्चन क्या आएगा यहां पे, देखो यार, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट
इन ऑर्बिट। ये याद कर लेना है, ये फॉर्मूला होता है 2n²। 2n²। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, देखो ये जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का नाम दे दिया है, जैसे ऑर्बिट k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, ठीक है, इस तरह से ऑर्बिट है। और ये जो आपको क्वेश्चन आता है, जैसे मान ले कि पूछेगा क्वेश्चन कि k जो सेल है, सेल हम लोग ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं, ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको सेल बोल सकते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, आपको सेल बता दिए कि सेल क्या होता है। सेल क्या है, एक रास्ता है जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ता पे घूम रहा है उसी रास्ता को हम लोग सेल बोलते हैं, या उसी रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये पहला रास्ता है जिसको हम नाम धर दिए आपको एल, दूसरा रास्ता है जिसको एल, दूसरा रास्ता को एल, पहला को के और तीसरा को एम। अगर आपसे पूछेगा कि ए जो पहला रास्ता है यानी कि के वाला जो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम कितना रह सकता है, इस ऑर्बिट में, इस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम कितना रहेगा, तो फॉर्मूला होता है कि अगर के बोलेगा, क्या बोलेगा, के ऑर्बिट में, तो अगर के ऑर्बिट बोलेगा तो बाबू यहाँ n बराबर 1 लिख लेना, ठीक है। अगर के बोलेगा कि के ऑर्बिट जो में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, तो के ऑर्बिट में बोलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलेंगे, n बराबर क्या मान लेंगे, n बराबर 1 मान लेंगे। अगर l बोलेगा तो यहाँ n बराबर 2, इसी तरह से आगे मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लो, जैसे हम बोल रहे हैं के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद बना सकते हो कि 2 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा बाबू, 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो आप बोलोगे कितना, 2। यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल, तो आप आंसर मारोगे कितना, 2। उसी तरह से आपको के के बाद एल, तो एल में क्या हो गया बाबू, एन में एन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो आप बोलोगे 2n² फॉर्मूला होता है, और n का वैल्यू कितना रख देंगे, 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 दूना कितना हो गया, 8। यानी कि जो आपका के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 होगा, और एल ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं। अब देखो, ए जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है के हो गया, एल हो गया, आप एम में भी आगे वैसे भी निकाल सकते हो, एम है, एम ऑर्बिट है, ठीक है, एम ऑर्बिट में पूछेगा तो एन वैल्यू कितना लिख लेंगे, 3, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2n², ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें, तो एम सेल में, तो कितना हो गया, तो 2n का वैल्यू कितना लगेगा बाबू, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 दूना कितना हो गया, 18। तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि आप देख लिए, क्या देखे कि अगर कोई भी ऑर्बिट है तो उस ऑर्बिट में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है कितना होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको कितना होता है, 2n² होता है। अब n² n ले लेना है, जैसे k ऑर्बिट है तो n वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। वो n जो होता है क्वांटम नंबर पढ़ना है, क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना है, तो वो चीज नहीं समझना है, वो जो है +2 में हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग को समझना है बेसिक, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है। तो आगे हम लोग ये समझ लिए, आगे हम लोग समझते हैं। ये आपको हो गया ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझ लो, जैसे क्या है कि जैसे मान लो कि आपको यहां पे लिख रहे हैं, कोई भी, पहले यहां लिख लेते हैं, एटम जो होता है, एटम के बारे में देखते हैं कि अगर मान लो कि आपको एटॉमिक वेट निकालना है, ठीक है, एटॉमिक
वेट। एटॉमिक वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो एटॉमिक वेट को ही हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आपसे कोई बोलेगा कि एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा? एटॉमिक वेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो यहां देखो बाबू, एटॉमिक वेट या मास नंबर। तो यहां पे देखते हैं कि जैसे अगर एटॉमिक वेट, देखो ये जो फॉर्मूला जो बता रहे हैं ये 1 से 20 तक के लिए है। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक वेट निकालना है तो कोई अगर नंबर इवन है, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर अगर इवन है, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर अगर इवन है, क्या है? इवन है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। ठीक है, आगे समझो। अगर एटॉमिक वेट निकालना है बाबू, और एटॉमिक वेट जो है क्या है? ऑड है, तो उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ दो। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे किसके लिए अप्लाई नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, आपको बेरिलियम हो गया, और आपको नाइट्रोजन हो गया, और ये आपको क्लोरीन हो गया। इसमें जो है ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई भी अगर एटॉमिक वेट लिखना है तो हम लोग क्या कहां से लिखना है बाबू? 1 से लेकर 20 तक। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन रहेगा तो 2 से क्या करेंगे? गुना, और अगर एटॉमिक वेट है ऑड है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपको बेरिलियम हो गया, आपको नियोन हो गया, सॉरी आपको नाइट्रोजन हो गया, और इसमें क्लोरीन में आपको यूज नहीं करना है। तो देख लेते हैं, तो यहां समझो, यहां हो गया आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, आपको हो गया हीलियम, हीलियम के बाद होता है लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद होता है आपको बोरोन, और बोरोन के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, और नाइट्रोजन के बाद क्या हो गया बाबू? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया? तो ऑक्सीजन के होता है 8, ऑक्सीजन के बाद होता है आपको, ऑक्सीजन के हो गया 8, और तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, ये आपको एटॉमिक नंबर यहां लिख रहे हैं बाबू। ठीक है, एटॉमिक ऊपर में लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपको हीलियम, ये आपको हो गया लिथियम, ये हो गया हाइड्रोजन का होता है आपको 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, और बेरिलियम का होता है आपको 4, बोरोन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, और आपको होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का होता है आपको 9, ठीक है, और नियोन का होता है आपको 10। ठीक है, तो इसका हम लोग जब यहाँ 10 लिख दिए, अब इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। आपको एटॉमिक वेट लिखना है, एटॉमिक वेट। तो आपको देखो पूरा पीरियोडिक टेबल में, पूरा पीरियोडिक टेबल में मात्र हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, आपको एग्जाम में आएगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट बराबर होता है? तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन का। यानी कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या होता है बाबू? बराबर होता है। और आपको बताए हैं कि आपको ये हाइड्रोजन के छोड़ देना है एटॉमिक वेट लिखने के लिए, और दूसरा बेरिलियम का, और तीसरा नाइट्रोजन का। ये एक्सेप्शनल केस है बाबू। यहाँ पे जो है ना
आपको अप्लाई नहीं होगा। वो जो फॉर्मूला बताए हैं कि एटॉमिक वेट निकालना है तो अगर इवन है तो 2 से गुना कर दो, और अगर ऑड है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दो। तो यहाँ पे जो है ना वो फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ए हीलियम कैसा है, यहाँ नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर बोलो। ए आप बोलोगे सर इवन है, तो इसको क्या करेंगे, दुगना कर दो, तो 2 दूना 4। ए लिथियम है, यहाँ कितना है 3, ऑड है, तो ऑड है तो क्या करेंगे 3 में 2 से गुना कर दो, तो 3 दूना कितना हो गया 6, ठीक है 6 हो गया। और 1 इसमें क्या कर देंगे बाबू, जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6, और 6 अब 1 कितना हो गया 7 हो गया। ये बेरिलियम में आपको देखो ये है आपको इवन, लेकिन इवन रहता है तो 2 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ 4 दूना 8 है और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या हो गया 9, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बोरोन है 5, तो 5 ऑड हो गया, ऑड हो गया तो क्या करेंगे 2 से उसमें क्या करना है गुना कर दो, मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बाबू 11। ये इवन है तो क्या करेंगे 2 से क्या करेंगे हम लोग गुना, तो क्या होगा 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे कितना है 7 दूना 14, ये आपको ऐसे ही एक्सेप्शनल केस है बता दिए हैं, तो याद रखना है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है आपको इवन, तो यहाँ क्या करेंगे 8 दूना 16। यहाँ देखो फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है बाबू फ्लोरीन के 9 होता है, तो ये क्या है ऑड है, तो ऑड है तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुना करो, तो ये हो गया 9 दूना 18, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18 कितना हो जाएगा बाबू 19, और 1 कितना है नियोन का 10, तो ये क्या है आपको है इवन, तो इसको दुगना कर दो 10 दूना 20, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो बता दिए नियोन तक, 10 तक हो गया, अब 11 के बाद देखते हैं। अब हम लोग 10 देख लिए, तो अब देखो यहाँ पे है सोडियम, क्या है सोडियम, सोडियम के कितना होता है बाबू 11, और आगे है मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम के कितना होता है 12, सोडियम के 11 और मैग्नीशियम के 12। फिर आगे हम लोग देखते हैं, फिर होता है अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के होता है बाबू 13, ठीक है। फिर होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है आपको 14। फिर होता है फास्फोरस, फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस के कितना होता है 15। फिर होता है सल्फर, क्या होता है सल्फर, सल्फर के कितना होता है बाबू, सल्फर के होता है 16। फिर होता है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन के कितना होता है 17। फिर होता है आर्गन, आर्गन, आर्गन के कितना होता है 18। फिर होता है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम के होता है आपको 19। और फिर होता है कैल्शियम, कैल्शियम के होता है 20। तो यहाँ पे देख लो एक बार, जैसे मान लिखे यहाँ पे क्या है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, और ये हो गया सिलिकॉन, और ये हो गया फास्फोरस, और सल्फर का 16, और क्लोरीन का 17, और आर्गन का 18, और पोटेशियम का 19, और कैल्शियम का 20। लेकिन यहाँ पे कहाँ अप्लाई ना होगा, शुरू में बता दिए थे आप लोग के कि क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन पे आपको नहीं अप्लाई होगा, जो हम फार्मूला लगाए हैं वो क्लोरीन पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम है, यहाँ पे क्या है ऑड, ऑड है तो 2 से गुना कर दो, तो 11 दूना 22, अब 1 उसमें जोड़ दो, तो कितना हो गया 22 अब 1 23। यहाँ देखो मैग्नीशियम है, यहाँ कितना है 12, तो 12 आपको क्या है 12 जो है आपको क्या है इवन, तो इसमें क्या करेंगे बाबू डायरेक्ट 2 से गुना करेंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 24, ठीक है। अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम कितना है बाबू 13, तो 13 क्या है, तो आप बोलोगे ऑड, तो 13 में 2 से गुना करें, 13 दूना 26, और 1 जोड़ दो, तो 26 और 1 कितना हो गया बाबू 26 और 1 बोलोगे सर 27 होता है। यहाँ होता है सिलिकॉन, ये देखो 14 दूना क्या करेंगे यहाँ पे 28, और ये फास्फोरस होता है आपको 15, तो ये क्या है आपको ऑड, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करोगे 15 में जो है
आप 2 से गुना कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30 और 30 अब कितना हो गया 31। यहाँ देखो इवन है 16 दूना 32। यहाँ पे देखो क्लोरीन के तो याद रखना है बाबू 35.5 होता है, ठीक है 35.5 होता है क्लोरीन के। अब ये देखो पोटेशियम तो इवन है तो 18 दूना कितना हो गया 36। आई हो पोटेशियम आर्गन हो गया, सॉरी आर्गन का कितना है 18 दूना 36। ये पोटेशियम के कितना हो जाएगा तो यहाँ देखो ये जो है क्या है आपको ऑड हो गया तो इसमें 2 से गुणा करो 19 दूना 38 और 1 जोड़ दो 38 अब कितना हो गया 39। अब ये देख लो यहाँ पे इवन हो गया 20 दूना 40। तो ये आपको याद रखना है पोटासियम, ये सारा चीज जो है आपको याद रखना है। आपको तो हमको विश्वास है कि आप लोग का एटॉमिक नंबर भी याद हो गया होगा, कैसे याद करना है ये जो है जरूरी है, कम से कम 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि ये आपको कैसे हम लोग लिखते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हम लोग एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक, कोई भी अगर मान लो कि आपको कोई एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी अगर एलिमेंट है और उस एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग एटॉमिक नंबर को कहाँ लिखेंगे, ठीक है, एटॉमिक वेट को कहाँ लिखेंगे और हम लोग चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो, जनरल फॉर्मूला बात समझो। जैसे मान लो कि हम यहां लिख दिए x कोई एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे कि ए बाबू ये बताओ कि ए आपको एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है इस एलिमेंट के बारे में बताओ कि इसका जो है एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे, ठीक है, एटॉमिक वेट कहाँ लिखेंगे और चार्ज कहाँ लिखेंगे, ये चीज आपसे मान लो कि हम पूछेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर जैसे मान लो कि एटॉमिक नंबर है तो हम लोग यहां लिखेंगे। अब पहली बात एक चीज और समझ लो, जैसे मान लो कि कोई बोलता है कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपको कोई बोलेगा कि ये बताओ एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ए से करेगा कि बी से करेगा कि सी से करेगा कि डी से करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे, जैसे मान लो कि कोई पूछेगा कि एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कोई ऑप्शन में देगा ए बी और सी और आपको जेड दे देगा। तो आप क्या बोलोगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही नॉर्मल है कि आप कभी भी एटॉमिक नंबर कहीं भी अगर लिखना है तो समझ लो कि किससे रिप्रेजेंट करना है बाबू, जेड से करना है। ये मान लो कि आपका कोई एक्स एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर यहां रहेगा हमेशा, ठीक है। एटॉमिक नंबर को यहां लिखेंगे और जो एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक वेट को यहां लिखते हैं, ठीक है। और जो चार्ज होता है वो चार्ज को हम लोग यहां लिखते हैं राइट साइड में। बात समझ में आया? यानी कि ये जनरल फार्मूला है कि अगर कोई भी एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे यहाँ पे रहता है और जो एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे होता है और राइट साइड में यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या होता है आपको, चार्ज होता है। तो इसमें क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम लोग फार्मूला होता है, देखो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर बराबर होता है जेड बराबर होता है ई बराबर पी। तो ए वाला जो फॉर्मूला है ये आपको न्यूट्रल एटम के लिए है। किसके लिए है? न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल एलिमेंट या एटम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल के लिए है, ठीक है। तो ए जो है आपको जेड क्या है,
तो आप बोलोगे कि Z बराबर, ये छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इतना याद करना है कि Z बराबर होता है E बराबर P। तो Z क्या होता है, तो आपको बोलेंगे कि सर एटॉमिक नंबर होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपको होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर और आपको प्रोटॉन के बराबर। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कि अगर एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला याद करना है बाबू। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है P प्लस N, ए याद रखना है। यानी कि ए क्या है, तो आप बोलोगे एटॉमिक वेट। ये क्या आपको एटॉमिक वेट, यही ए को एटॉमिक वेट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। कई बार लिखा रहता है मास नंबर, तो ये भी ध्यान रखना है। एटॉमिक वेट या इसी को हम बोलते हैं, एटॉमिक वेट को ही पढ़ा जाता है मास नंबर। ये पी क्या है, ये पी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एन क्या है, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया कि एटॉमिक नंबर जो होता है, यानी कि अगर कोई भी Z बराबर E बराबर P, और एटॉमिक वेट क्या होता है P प्लस N। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, कोई एलिमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे समझो, जैसे मान लो कि आपको एक रिलेशन आएगा, ये रिलेशन याद करना है कि एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक कैसे लिख देते हैं, एटॉमिक वेट वो ग्रेटर होता है और इक्वल टू होता है किसका, एटॉमिक नंबर का, ठीक है, एटॉमिक नंबर का। यानी कि ये जो आपको रिलेशन है, इस रिलेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो आपको एटॉमिक वेट से क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर से क्या होता है, ज्यादा होता है, और साथ में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आपको बताए थे कि पूरा पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि एटॉमिक वेट जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। जैसे मान लो कि जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे 11 लिखे हैं, यहाँ 23 इस तरह से लिख दिए। यहाँ हो गया सोडियम, इस तरह से लिख दिए हुए हैं, यहाँ 23 लिख दिए, यहाँ 23 लिख दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि इसका जो है एटॉमिक वेट निकालो, आपसे क्या पूछेंगे, एटॉमिक वेट, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये लिखा हुआ है 11 है सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट कितना होता है 23, अभी बताए थे। तो मान लो कि आपको पूछेगा कि ये बताओ, आप Z बताओ, Z मतलब एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ। आपसे पूछेगा E बताओ, E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। आपको बोलेगा P बताओ, P मतलब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। आपको बोलेगा N बताओ, N के मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पे आपको हम क्या बताए हैं कि आपको एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, तो आप बोलिएगा कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर Z बराबर E बराबर P होता है। कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन कब, जब आपको न्यूट्रल रहेगा तब, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट रहेगा तब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर कितना है, नीचे वाला रहता है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और इसके यहाँ पे क्या रहता है, एटॉमिक वेट रहता है। तो आप बोलोगे सर एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर कितना है 11। आपको पूछेगा
कि ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आपको बता चुके हैं कि आप Z बराबर E बराबर P होता है, यानी कि जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतना ही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आपको इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 11। आपको Z बराबर E बराबर P, तो यहाँ P भी कितना हो गया, तो P भी आपको हो जाएगा 11। लेकिन आपको न्यूट्रॉन बताना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको बताए थे कि A बराबर होता है, A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P प्लस N। A बराबर क्या होता है, P प्लस N। तो यहाँ देखो N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस P, A माइनस P। यानी कि ऐसे भी याद रखो कि जो ज्यादा वाला है ना, जो बड़ा है उसमें छोटा वाला को घटा दो। तो यहाँ देखो 23 है और 23 में से क्या घटा देंगे, 11 घटा देंगे। तो यहाँ लिख दो 23 माइनस 11, तो कितना हो गया, 3 में से गया 2, ये कितना हो गया 12। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया बाबू, 12। और एटॉमिक वेट तो पता ही है कि ये जो होता है वो क्या होता है आपको, एटॉमिक वेट, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि आपको पता चल गया कि अगर कोई भी अगर एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ही आप ये भी निकाल सकते हो कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, ठीक है ना। ये सारा चीज आप लोग इसको एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे के वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो सही लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सही लगता है तो। थैंक यू।